गुड मॉर्निंग। कल हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था विविधता। ठीक है, चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था विविधता। हम सिविक्स का जो हमारा सीरीज स्टार्ट हुआ है हम उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 2 है विविधता एवं भेदभाव। कल हमने विविधता के बारे में समझ लिया था। ठीक है, हमने विविधता के बारे में समझ लिया था और आज हम समझेंगे कि विविधता के साथ भेदभाव में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें इफ़ेक्ट करती हैं या हमें उनसे कुछ सीखने को मिलता है। उसके निगेटिव पॉइंट्स क्या होते हैं, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, और भारत विविधता से भरे हुए देश में कैसे भेदभाव भी विविधता के साथ मिलकर एक उसका जो सकारात्मक और नकारात्मक परिप्रेक्ष्य देता है उसके बारे में आज हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी सबसे पहले कुछ लाइंस देता है। ये जितनी भी आप इस पार्ट में जितनी भी फ़ोटोज़ देखेंगे या जितना भी कंटेंट पढ़ेंगे वो सारा एनसीईआरटी से ही रिलेटेड है। ठीक है, एनसीईआरटी की ही भाषा को मैंने अपनी भाषा में करके लिखा है। सारी फ़ोटोज़ मैंने आपको लगा के दी हुई हैं और मैं आपको उन सभी फ़ोटोज़ के आगे की और पीछे की स्टोरी बताऊँगा और उनसे क्या परिप्रेक्ष्य निकलता है और वो फ़ोटोज़ क्या कहना चाहती हैं वो सब मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो आइए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा चैप्टर सबसे पहले कहता है कि पिछले पार्ट में आपने विविधता के बारे में पढ़ा। मैंने आपको बताया था ना, फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, विविधता। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि मान लीजिए किसी के कपड़े कभी कभी फटे पुराने हैं तो कई लोग उनका मजाक उड़ा देते हैं कि अरे, या फिर जैसे कोई मांगने वाला आता है, ठीक है, तो हम उस भिखारी का मजाक उड़ा देते हैं। ठीक है, वही कहा गया है, उनका मजाक उड़ाया जाता है और फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, अच्छा, मैं इस पार्ट को शुरू करने से पहले ही आपको ये बता दूं कि इस पार्ट को समझाने का मतलब बस ये है कि आप हर चीज़ को एक समाज के दृष्टि से देखें। ठीक है, समाज में खुली हुई दृष्टि से देखें, ना कि किसी को छोटा बड़ा या इस पार्ट में किसी को ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। तो आप उस परिप्रेक्ष्य को पकड़िएगा, ना कि उस शब्द या उस वाक्य को। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि अगर हमारे दोस्त दूसरे लोग, ठीक है, समझते जाइए, अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें क्या होता है, दुख होता है, हमें बुरा लगता है, गुस्सा आता है, हम असहाय महसूस करते हैं। ठीक है, क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? इस पार्ट में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये समझ गए अब? चलो अगली स्लाइड देखो। अगली स्लाइड कहती है कि हम क्या हैं, हम कैसे हैं, कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कैसी भाषा बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं। ध्यान रखना, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल, ठीक है, उसके इतिहास का असर पड़ता है। अगर आप संक्षेप में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देते हैं तो आपको यह अंदाज़ा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। मैंने आपको बताया था ना पिछले चैप्टर में कि भारत में कितनी ज़्यादा विविधताएं हैं। समझिए, संसार में, अब यहाँ से फैक्चुअल पॉइंट आ जाएंगे, संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। ठीक है, मैं बॉक्सेस बना देता हूँ यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट है। संसार में कितने 8 मुख्य धर्म हैं, उनमें से उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले भारत में रहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, संसार में 8 धर्म हैं और 8 के अनुयायी भारत में रहते हैं। 1600 से ज़्यादा भाषाएं भारत में बोली जाती हैं जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। ठीक है, यहाँ 100 से ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। अब आप सोचो, जिस देश में 8 से ज़्यादा धर्म, ठीक है, उसको मानने वाले, सभी मानने वाले, 1600 से ज़्यादा भाषाएं जो किसी न किसी की मातृभाषा है। ठीक है, 100 से ज़्यादा डांस फॉर्म। अब सोचो आप, इतना ज़्यादा विविधता होने के बावजूद भी भारत एक संगठित देश है। अगली स्लाइड में देखो, कहता है कि कभी कभी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं, तो हमें वो क्या लगते हैं, बहुत अजीब और अपरिचित लगते हैं। ठीक है, कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते हैं कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में बहुत खास सी राय बना लेते हैं।
ठीक है। जैसे आप मान लो आप किसी से पहली बार मिल रहे हो, ठीक है, तो अगर वो मतलब आपसे नहीं बोल रहा है तो आप शायद अपने मन में ये सोच लोगे कि ये व्यक्ति घमंडी है, ठीक है, या इसमें एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है जिसके कारण ये मुझसे नहीं बोल रहा है, और शायद वो सामने वाला आपसे अपरिचित हो इसलिए वो आपसे बोलने में हिचकिचा रहा हो, ठीक है। तो इस घटना को, ये जो हम पहले से ही राय बना लेते हैं, इस घटना को एनसीईआरटी ने एक शब्द के माध्यम से समझाया है। हम उस शब्द को समझते हैं और पहले एक फोटो देखते हैं। देखिए इस चित्र में देखिए यहाँ पर कई कई लोग हैं, ठीक है, इस चित्र में यहाँ पर कई लोग हैं। इसमें आप देखोगे कि यहाँ पर एक बीच में एक विकलांग व्यक्ति भी बैठा है, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसने हाथ में अपना डंडा पकड़ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस फोटो को दिखाने का जो सिद्धांत ये है कि हमें जो है सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, ठीक है, चाहे वो विकलांग हो या शारीरिक या मानसिक या किसी भी तरह से, अगर वो हमसे कमज़ोर है या हमसे अच्छा है तो हमें उससे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है, हमें उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगली स्लाइड हमसे कहती है कि अब देखो यहाँ पर देखो कि इसमें कहते हैं कि इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह दिखाते हैं। जैसे हम शहर वाले कभी कभी कह देते हैं अरे ये तो गांव के हैं, इनको क्या पता होगा, ठीक है, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी और सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वाला देखा जाता है। जैसे गांव वाले कहते हैं अरे शहर के हैं, इनको पैसे से मतलब है, ठीक है, और अरे ये क्या करते होंगे, शहर में रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो एक हम पहले से ही उनके बारे में बिना उनसे मिले या बिना उनको जाने पहले से ही उनके बारे में विचार बना लेते हैं, सरोकार रखने वाले की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं तो, ठीक है, पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, तो यह क्या कहलाता है, मैंने आपको बताया था ना, एनसीईआरटी ने इस घटना को एक नाम के रूप में दे रखा है, इसे कहते हैं पूर्वाग्रह, ठीक है, पूर्वाग्रह के रूप में ले लेती है। ज़्यादातर यह राय क्या होती है बेटा, नकारात्मक होती है। जैसे कि कथनों में दिया गया है, लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है, ठीक है, पूर्वाग्रह है। आगे समझते हैं कि देखो कुछ कथन ग्रामीणों के यहाँ पर दिए हुए हैं और कुछ कथन शहरी लोगों के दिए गए हैं। शहरी लोग ग्रामीण के बारे में क्या कहते हैं या क्या पूर्वाग्रह बनाते हैं, यहाँ पर ये जो कथन लिखे हैं ये केवल, ठीक है, पूर्वाग्रह हैं, पूर्वाग्रह के अनुसार इसको समझना है। जैसे ग्रामीण लोग शहरी लोगों के बारे में क्या कहते हैं, आधे से ज़्यादा भारतीय गाँव में रहते हैं, ठीक है, शहरी लोग गांव के बारे में कह रहे हैं, गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे काम करते हैं। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं। ये क्या है, पूर्वाग्रह बन रहा है यहाँ पर। अब देखो शहरी लोगों के बारे में क्या क्या है, शहरी लोगों के बारे में है कि शहर में जीवन बड़ा आसान होता है, यहाँ के लोग बिगड़े और आलसी होते हैं, शहरों में लोग अपने परिवार के साथ समय बिताते ही नहीं, ठीक है, या बहुत कम बिताते हैं। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, उनसे लोगों को कोई मतलब नहीं होता। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है, लोगों की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने के खर्च में निकल जाता है। ये सब क्या है, ये सब एक तरह का पूर्वाग्रह है जो हमने पहले से ही अपने दिमाग में बैठा कर रखा हुआ है, ठीक है। चलो आगे देखो क्या कहता है, आगे कहता है कि हमारे समाज में जो भेदभाव है, अब देखो वहाँ तक हम विविधता को समझ रहे थे, अब यहाँ से हम भेदभाव को समझना प्रारंभ कर देंगे कि भेदभाव क्या होता है। यहाँ पर आपको पहली हेडिंग दिख रही होगी, लड़के और लड़की में भेदभाव, ठीक है। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह के भेदभाव किए जाते हैं, हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है, आप में से कोई कहे, ठीक है, आप लड़का या लड़की होने का क्या अर्थ होता है, आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के हैं और कई लोग कहेंगे हमने लड़कियों की तरह जन्म लिया है, ठीक है। ये तो ऐसे ही होता है, इसमें सोचने की क्या बात है, ठीक है। लेकिन सोचने की बात यह है, जैसे इस तस्वीर में आप देखिए कि हम क्या करते हैं, कई जगहों पर हमने क्या किया, जैसे हम पहले की जो हमारी विचारधारा थी, पहले हम क्या कहते थे, लड़कियों को घर में रहना चाहिए,
वो घर के काम करेंगी, लड़के बाहर के काम करेंगे, ठीक है, या लड़कियों को कम छूट देंगे, लड़कों को ज़्यादा छूट देंगे, लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल सकती, लड़के खेल सकते हैं, ठीक है, लड़कियां प्लेन नहीं उड़ा सकती, फाइटर प्लेन नहीं उड़ा सकती, आर्मी में नहीं जा सकती, पुलिस में नहीं जा सकती, ड्यूटी नहीं कर सकती। तो इस तरह से बहुत सारी असमानताओं को हमने भेदभाव के रूप में अपना जो संस्कृति है, ठीक है, उसमें क्या कर रखा था, शामिल कर रखा था। अब जो है हम इस भेदभाव को धीरे धीरे समाज जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, हम उस भेदभाव को कम करने की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो अगला, जैसे मैंने यहाँ पर एक तस्वीर लगाई है जो कि एनसीईआरटी में बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, लोग एक दूसरे से भेदभाव कैसे करते हैं। लोग, जैसे आप यहाँ पर इस व्यक्ति को देख रहे हो, ये व्यक्ति क्या है, ये व्यक्ति अपाहिज है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, कहते हैं। मैं इसको जूम कर देता हूँ, अगर होता है तो आपको शायद अच्छे से दिखाई दे देगा। हाँ, मैं इसको जूम कर देता हूँ। इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर पर गौर करिए। ये लड़का कहता है कि मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी हो जाता हूँ। लोग क्या करते हैं बेटा, देखो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। ये नई बात नहीं है, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते, ठीक है। दूसरी तस्वीर में ये व्यक्ति सवाल पूछता है, तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो। ये एक लड़की है, ठीक है, जो कि व्हील चेयर पर बैठी हुई है। ये लड़की कहती है कि मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, घूरती आंखों से मैं छिप जाना चाहती हूँ। मतलब जब वो कहीं से भी गुजरती है तो लोग उसे ऐसे देखते हैं, दयनीय स्थिति से देखते हैं, या इस प्रकार देखते हैं कि वो अपाहिज है, ठीक है। तो वो चाहती है कि मैं ये सब ना फेस करूं, मैं हट जाऊं वहाँ से। अगला देखो, एक यहाँ पर भी आप व्यक्ति देख रहे हो जो कि अपाहिज है। क्या उसका दिमाग सही है? और यहाँ पर आप देख रहे हो कि वो कुछ पेंटिंग कर रहा है, ठीक है, पेंटिंग करने की कोशिश कर रहा है। कहता है कि सिर्फ इसीलिए कि मेरी टांगें डगमगाती हैं, लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर वो अपने किसी शारीरिक अंग से उतनी क्षमतावान नहीं है, तो ज़रूरी नहीं कि उसका दिमाग भी उतना ही कमज़ोर हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कुछ कंक्लूजन दिया हुआ है, अभी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये कहता है कि ऊपर के चित्रों में जो बच्चे, उन्हें पहले विकलांग कहा गया था। इसमें ध्यान दीजिएगा, कुछ शब्दों का खेल है, ठीक है। उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था। इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए शब्दों का प्रयोग करता है खास ज़रूरत वाले बच्चे। ये आपसे पूछा जाएगा कि विकलांग शब्द को बदलकर एनसीईआरटी में किस शब्द का प्रयोग किया गया है। उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रह को यह बड़े अक्षरों में दिया गया है, साथ में उनकी भावनाएं और विचार भी हैं, ठीक है। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध, अभी आपको इस शब्द का जो रूढ़िबद्ध शब्द है, इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि इसका भी इसी चैप्टर में जिक्र किया गया है। रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों, इस पर चर्चा कीजिए। आपकी राय में क्या खास ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए या उनके लिए स्कूल अलग बनाना चाहिए? ये बात आप मुझे कमेंट में करके बताओगे कि क्या ऐसे बच्चों को हमें सामान्य बच्चों के साथ में पढ़ाना चाहिए, या उनके लिए हम किसी दूसरे स्कूल का या किसी स्पेशल स्कूल का निर्माण करें जिसमें उनके ही जैसे बच्चों को हम शामिल करें, ठीक है। ये बात आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए, अब आपको अगली स्लाइड देखनी होगी। हमने कहाँ तक देख लिया, ठीक है। अब देखिए, हमने एक शब्द पढ़ा था पीछे, रूढ़िबद्ध धारणाएं। तो रूढ़िबद्ध धारणाएं कैसे बनती हैं, अब आप ये समझो। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, रूढ़िबद्ध धारणा। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस या अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसे दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं, या पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणा हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखा और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है, ठीक है। जैसे हम हमेशा, मान लो जैसे हमारे में एक टैगलाइन चलती है कि चाइना का माल कभी टिकता नहीं है,
ठीक है, ये टैगलाइन आप सभी इस्तेमाल करते हो कि चाइना का माल है टिकेगा नहीं। ठीक है, ये एक क्या है, रूढ़िवादी धारणा हमने पहले से बना रखी है कि भाई चाइना का सामान है, इसी हिसाब से खरीदना कि जब तक चलेगा ठीक है, वरना फेंक देना। ठीक है, तो ये कुछ रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं। अब देखो, असमानता और भेदभाव में अंतर क्या है। असमानता और भेदभाव में किस तरह से अंतर होता है, या किस तरह से हम इन दोनों को एक साथ लेकर चल सकते हैं। देखो, कहता है कि भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, या एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते, और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, इसका मतलब कि आप उनके साथ क्या कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो। जैसे कि आपने बहुत सारे सीरियल देखे होंगे, या बहुत सारे ऐसी ग्रंथ या किताबें पढ़ी होंगी जिसमें आपको ये असमानता और भेदभाव के बहुत ही अच्छे अच्छे उदाहरण मिल जाएंगे। आप यहाँ पर देखो कि कई कई जगहों पर ऐसा था कि जहाँ पे ज़मींदार लोग थे, ठीक है, या ऊंची जाति के लोग थे, तो वहाँ पर क्या होता था कि उनका एक स्पेशल कुआं होता था। उस कुएं से कोई भी नीची जाति का गांव का व्यक्ति उस कुएं से पानी नहीं निकाल सकता था। यदि वह उस कुएं से पानी निकालता था तो उसे सज़ा दी जाती थी, या दंड दिया जाता था, या प्रताड़ित किया जाता था। ठीक है, तो वो उसके साथ हम क्या करते थे, भेदभाव करते थे। जैसे यहाँ पर देखो, कुछ मुसलमानों के बारे में आम रूढ़िबद्ध धारणा है, ध्यान रखना, आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते। जबकि अध्ययन में क्या दिखा, अध्ययन में ये दिखा कि मुसलमानों की गरीबी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। गरीबी की वजह से ही वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते और स्कूल से जल्दी निकलवा लेते हैं। जहाँ पर भी गरीबों तक शिक्षा पहुँचाने के प्रयास किए गए, वहाँ मुसलमान समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई है। उदाहरण के तौर पर आप केरल में देख लो, केरल में स्कूल प्रायः घर के पास होते हैं। घर के पास होने के कारण वहाँ पर लगभग 60% से ऊपर की जो महिला, 60%, मतलब एक कुल जनसंख्या, महिलाओं की कुल जनसंख्या का 60% से ऊपर की जनसंख्या शिक्षित है। ठीक है, महिला जनसंख्या की बात मैं कर रहा हूँ, केवल 60% के ऊपर की जो जनसंख्या है वो शिक्षित है। ठीक है, अब देखो अगला क्या है, अगला एक तस्वीर है, यहाँ पर देखिए कई कई जो है मुस्लिम बालिकाएं हैं जो अच्छे से रुचिकर अपनी पढ़ाई कर रही हैं, क्योंकि उन्हें वो सुविधाएं मिल रही हैं और आसानी से मिल रही हैं, इसलिए वो भी अपनी अपनी शिक्षा में जो है रुचि दिखा रही हैं। अगला देखो, भेदभाव का सामना करने पर, जब हम भेदभाव का सामना करते हैं तो हमें क्या क्या महसूस होता है। अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। ठीक है, जैसे आपने अपने समाज में देखा होगा, कई लोगों का क्या है, पढ़ाने का काम है, कई लोगों का काम है बर्तन बनाना, कई लोग मछली पकड़ते हैं, कई लोग क्या करते हैं, बढ़ई यानी कि आपका घर का दरवाज़ा और मेज़ कुर्सी सोफ़ा बेड ये सब बनाते हैं। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, कई लोग बुनाई करते हैं। लेकिन कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे कहते हैं कि अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो यू आर द रिस्पेक्टेड पर्सन इन द सोसाइटी। ठीक है, बट वहीं पर अगर आप एक कोई छोटी सी दुकान खोलकर अपना ही काम कर रहे हो या गैराज चला रहे हो, ठीक है, तो लोग उतनी इज्जत की नज़र से आपको नहीं देखते, भले ही आप उस रिस्पेक्टेड पर्सन यानी कि उस ऑफिस जाने वाले व्यक्ति से अधिक पैसा या अधिक शिक्षित हो। ठीक है, तो होता क्या है, वहाँ पर आपके काम के वजह से आपको जो है कुछ भेदभाव का सामना करना पड़ जाता है। ठीक है, वही यहाँ पर बताया गया है कि सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व माना जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि शायद इस काम से ज़्यादा बड़ा या महत्वपूर्ण कोई काम नहीं है, क्योंकि कपड़े धोने वाले, सफाई करने वाले, बाल काटने वाले या कचरा उठाने वाले व्यक्तियों की ज़रूरत हमें प्रतिदिन होती है। ठीक है, प्रतिदिन हमें होती है, क्योंकि हम ये काम अपने आप नहीं करते, हमें उनकी ज़रूरत होती है, और वो रोज़ हमारा कचरा उठाते हैं या हमारे बाल काटते हैं या हमारे कपड़े ले जाकर हमें धुल कर देते हैं, तो वो हमारा ही काम कर रहे हैं। तो हमें कभी भी, ठीक है, इस मानसिकता से आपको ऊपर उठना चाहिए कि वो गलत, मतलब गंदा काम कर रहे हैं या छोटा काम कर रहे हैं। वही यहाँ पर कहा गया है कि कामों को समाज में कम महत्व का माना जाता है, इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा या अपवित्र माना जाता है। ये सबसे गंदी और सबसे
वाहियात विचारधारा है। ठीक है, जो लोग इन काम करने वाले व्यक्तियों को गंदा या अपवित्र मानते हैं, मैं मानता हूं कि उनसे ज़्यादा छोटी सोच, या क्या ही कहें, छोटी सोच, उनसे छोटी सोच मैं नहीं मानता कि और कुछ होगी। ये जाति व्यवस्था का एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। अब आप देखो यहाँ पर एक नया नया पहलू भी आ गया, जाति व्यवस्था। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होता है, जाति व्यवस्था आप यहाँ से समझो। देखो यहाँ पर एक शिक्षक अपनी शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ बालक ऐसे हैं जो शायद चटाई पर बैठे हैं या एकदम आगे बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पर आप इन दो बालकों को देख रहे हो, वो शायद ज़मीन पर बैठे हुए हैं और एकदम पीछे कोने की तरफ बैठे हुए हैं। ऐसा क्यों? जाति के आधार पर कक्षा में किसी बच्चे को दूसरे बच्चे से अलग बैठाना ही भेदभाव का एक स्वरूप है। ठीक है, ये शायद उच्च श्रेणी के बालक हैं या एक जाति के बालक हैं, ये किसी अन्य जाति के बालक हैं, तो क्या शिक्षा कभी हमें ये कहती है कि ये इस जाति का है तो हम इसे इस प्रकार की शिक्षा का अधिकार है, या ये इस जाति का है तो इसे भी इस शिक्षा का अधिकार है? शिक्षा समान रूप से सभी के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जाति के आधार पर किस प्रकार से भेदभाव किया जा रहा था। अगली स्लाइड आप देखो, अगली स्लाइड में क्या कहता है। अगली स्लाइड में कहता है, आपको एक महापुरुष के बारे में यहाँ पर एक स्लाइड में मैंने लगा रखा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो जाति व्यवस्था के सताए हुए एक महत्वपूर्ण और बहुत बड़े उदाहरण हैं। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्म 1891 में हुआ था, इन्हें क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान के पिता कहा जाता है। ठीक है, या दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़े थे। अभी एक सीरियल आ रहा है श्री में यही दिखाया जा रहा है कि किस तरह से एक छोटे से बालक के साथ भेदभाव स्टार्ट कर दिया जाता है। ठीक है, उनका जन्म किस जाति में हुआ था? माहर जाति। ठीक है, माहर जाति में हुआ था, जो अछूती मानी जाती है। माहर लोग गरीब होते हैं, उनके पास ज़मीन नहीं होती है, उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता है जो वो खुद करते हैं। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता है। सोचो, गांव के अंदर भी उनकी एंट्री नहीं होती, वो गांव के बाहर ही रहते हैं और गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी जाति के वो पहले व्यक्ति थे जिसने अपने कॉलेज की पढ़ाई को पूरा किया और वो वकील बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। ठीक है, फिर जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को लिखने का प्रारूप तैयार किया या उसका फॉर्मेशन किया, तो संविधान में बेटा ये इस बात पर जोर दिया गया कि यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए। भारतीयों के लिए समानता का मूल वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष और उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत महत्वपूर्ण हैं। संविधान में इन बातों का विशेष ध्यान रखा गया है। यहाँ पर आप एक तस्वीर देखोगे, ये संविधान को लिखने वाली एक समिति के कुछ सदस्यों की तस्वीर मैंने लगाई हुई है यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे देखो। ये क्लास शायद थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और समझने के माध्यम से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर संविधान के लेखकों ने क्या लिखा है या क्या बात इम्पॉर्टेंट मानी है। उन्होंने कहा, विधि की इज्जत करना, विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, उन्होंने यह महसूस किया कि लोग अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्ति करने के लिए आज़ाद होने चाहिए। मतलब हम आपको किसी भी त्यौहार मनाने के लिए दबाव में नहीं रख सकते। आपका मन है, आप हिंदू हो तो आप होली मनाओ, आप हिंदू हो तो आप ईद भी मना सकते हो। हमारे जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो लखनऊ की गंगा जमुना तहजीब है, इसमें लखनऊ में क्या होता है कि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो हमारे होली के कार्यक्रम में, हमारे दिवाली के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। हम उनके ईद में, उनके मुहर्रम में जाते हैं, उनसे मिलने, उनकी सवाइयाँ खाने। तो ये इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारा संविधान इतना प्यारा लिखा गया है कि हमें हर धर्म को मानने, जानने, समझने और हर त्यौहार, हर प्रारूप को समझने के लिए एक अवसर दिया गया है। ठीक है, उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म, त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं होना चाहिए
उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसीलिए भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है। अब सोचो, मान लो कि भारत में केवल ऐसी कोई सरकार आ जाए जो हिंदुओं के पक्ष में रहे, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले पढ़ा कि हमारे देश में 8, जो संसार में 8 धर्म हैं, उन 8 धर्म के अनुयायी हमारे देश में रहते हैं। तो क्या उस एक धर्म को मानने वाला उन बाकी 7 धर्मों को उस तरह का न्याय दे पाएगा? नहीं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर कहा गया है कि सरकार जो है वो सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसीलिए भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ लोग बिना भेदभाव अपने धर्म का पालन करते हैं। यहाँ हमें डरना नहीं पड़ता कि हम बताएं कि हाँ हम हिंदू हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हम मुस्लिम हैं, है ना, या हम पारसी हैं। हम खुलकर बताते हैं कि हाँ हम इस धर्म के हैं, इस जाति के हैं, है ना, या हमारी बोलचाल की भाषा ये है, या हम इस स्थान से हैं, इस प्रांत से हैं। हमें कोई भी हिचकिचाहट नहीं होती। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठा रहते हैं और एक दूसरे की क्या करते हैं, इज्जत करते हैं। अंत की स्लाइड में मैंने आपको भारत के संविधान में लिखी गई उद्देशिका के बारे में एक फ़ोटो लगाई है, जिसमें संविधान की उद्देशिका लिखी है और उद्देशिका क्या कहती है या उसमें क्या क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको समझने हैं। सबसे पहले तो कहते हैं कि हम भारत के लोग भारत को क्या करेंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर क्या कहते हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उनके समस्त नागरिकों को क्या क्या देंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देंगे, प्राप्त करने के लिए बाध्य हैं। उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को ठीक है 49 को इसे हम क्या करते हैं, आत्मसमर्पित करते हैं। ये हमारी उद्देशिका है। तो यहाँ पर हमारा जो आज का चैप्टर है वो थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो थैंक यू। और जो मैंने आपको कमेंट में पूछा है आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि चैप्टर कैसा लगा। लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब ज़रूरी है, ठीक है, और शेयर भी करिए। थैंक यू।